एक ऐसी सभ्यता जो इतनी एडवांस हुआ करती थी कि धरती पर बैठकर ग्रहों की चाल बता देती थी, जिनका मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि 5000 साल पहले सर्जरी किया करते थे, जिनके पास अपना खुद का कैलेंडर था, वो भी आज के कैलेंडर के बिल्कुल नज़दीक का, जिनके पास आर्किटेक्चर और एग्रीकल्चर की भी नॉलेज हुआ करती थी, जो इतने पुराने टाइम में भी डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे, जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी थी। आखिर इस सभ्यता का अचानक से अंत कैसे हो गया? दुनिया की सिविलाइजेशन को रोशनी दिखाने वाली यह सभ्यता अचानक अंधेरे में कहाँ गायब हो गई? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कितनी एडवांस थी मिस्र की सभ्यता। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर बात की जाए इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, तो ये सभ्यता लगभग 3100 ईसा पूर्व में नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैसे तो ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही एक पहेली है, मगर यहाँ बने पिरामिड, स्फिंक्स और फिरौन राजाओं के मकबरे आज भी इतिहासकारों के साथ साथ वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। वैसे इसकी एग्जिस्टेंस 3100 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये को बता दें कि ये पूरी की पूरी सभ्यता नील नदी के इर्द गिर्द फली फूली। इस सभ्यता में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। ये सभ्यता आज भी अपनी आर्किटेक्चर, विज्ञान, धार्मिक विचारों और गवर्नमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है। इतने पुराने समय में होने के बाद भी यहाँ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही मजबूत था। अगर बात की जाए इस सभ्यता के लोकेशन की, तो ये पूरी की पूरी सभ्यता नील नदी पर ही आधारित थी। यही वजह थी कि नील नदी का एंशिएंट सिविलाइजेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि नील नदी ने ही इस सभ्यता को कृषि योग्य भूमि दी और यहाँ होने वाली बारिश ने इसे लगातार उपजाऊ भी बनाए रखा। आपको बता दें कि यह फर्टाइल लैंड ही मिस्र की सभ्यता का आधार थी, क्योंकि इससे वे अतिरिक्त अनाज पैदा करवाते थे। नदी के किनारे के फर्टाइल ग्राउंड ने ही मिस्र वासियों के विकास में मदद की और इस वजह से यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत कृषि प्रणाली वाली सभ्यता में से एक मानी जाती है। अगर बात की जाए यहाँ होने वाली खेती की, तो ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुराने समय में भी इजिप्शियन आज के समय की तरह ही फसलें उगाते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, फ्रूट्स और वेजिटेबल। अगर बात की जाए इजिप्ट के पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर की, तो ये काफ़ी जटिल हुआ करता था। मिस्र में राजाओं को फिरौन कहा जाता था और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता था। आप उसे धरती पर भगवान का अवतार भी मान सकते हैं, क्योंकि फिरौन न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिकता को भी निभाता था। यही नहीं, यहाँ की पूरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फिरौन पर ही आधारित थी। फिरौन की सहायता के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी मौजूद था। इस प्रशासनिक प्रणाली के अधिकारी, पुरोहित, सैनिक और दास भी शामिल होते थे। क्या दास इतने पुराने समय में भी दास होते थे? जी हाँ, मिस्र की सभ्यता में दासों को भी एक महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन इस सभ्यता के दास मध्ययुगीन दास से बिल्कुल अलग थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने बहुत सारी इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि दासों को खरीदा और बेचा जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता, लेकिन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। यहाँ दास कभी भी अपनी दासता से मुक्ति पा सकते थे। यहाँ पर दासों को भी अधिकार मिले हुए थे। वैसे आसान वर्ड्स में कहें तो इजिप्ट के सभ्यता की संरचना पिरामिड की तरह थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पिरामिड में सबसे ऊपर फिरौन और उनकी फैमिली हुआ करती थी। के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर पुरोहित और सैनिक आते थे। उनके नीचे व्यापारी, कारीगर और किसान आते थे और सबसे निचले स्तर पर दास और नौकर आते थे। इससे स्पष्ट होता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन आर्थिक रूप से डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड थी। वैसे हम आपको बताते चले कि मिस्र अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ इस तरीके का विभाजन था। भारत में भी ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि समय काल काफ़ी अलग था, क्योंकि भारत में पहले हड़प्पा सभ्यता थी और उसमें इस तरीके का विभाजन था या फिर नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। वैसे मिस्र में रिलीजियस प्लेस का भी बहुत महत्व है। ये बहुदेवादी सभ्यता थी। वैसे जैसे सनातन धर्म में कई देवताओं की पूजा की जाती है, एक्चुअल में वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और इसी कारण उन्हें प्रोसेस ऑफ ममिफिकेशन विकसित किया था। एक्चुअल में प्रोसेस ऑफ ममिफिकेशन के तहत मृतकों के शरीर को सुरक्षित किया जाता था, ताकि पुनर्जन्म के समय व्यक्ति को अपना शरीर सही अवस्था में मिल सके और आत्मा मृत्यु के बाद जीवन में वापस लौट सके। ममीकरण की प्रक्रिया में शरीर को सुखाकर, लपेटकर और संरक्षित करके रखा जाता था, ताकि वह नष्ट ना हो। उनका मानना था कि यदि शरीर को नष्ट कर दिया गया तो आत्मा भी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि मिस्र के देवताओं में सूर्य देवता सबसे प्रमुख थे। यहाँ पर प्रजनन और जादू की देवी का भी महत्व था। इस सिविलाइजेशन को याद करने की भी कई वजह है, लेकिन सबसे अधिक इसकी स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला के लिए इसे याद किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक पिरामिडों के निर्माण के रहस्य को सुलझा नहीं पाए। असल में विश्व आश्चर्य और अद्वितीय स्मारकों में से एक उनके पिरामिड ही है। यहाँ कई पिरामिड मौजूद थे, लेकिन जो सबसे बड़े हैं उन्हें फिरौन और उनकी रानियों के लिए बनाया गया था, जैसे गीज़ा के महान पिरामिड।
जिन्हें फ़िरौन खुफू के लिए बनाया गया था। आज भी ये पिरामिड विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ये पिरामिड केवल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल ही नहीं है, बल्कि मिस्रवासियों के धार्मिक विश्वासों को भी दर्शाते हैं। पिरामिड के अलावा यहाँ टेम्पल्स, प्लेसेस और पिलर्स भी देखने को मिलते हैं। असल में इनकी वास्तुकला बेहद विकसित थी और इनमें रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज की झलक देखने को मिलती है। असल में मिस्र के मंदिरों की दीवारों पर गॉड्स और डेली लाइफ के पिक्चर बने होते थे जो उनकी हेरिटेज को शो करते थे। मिस्र के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और देवताओं तथा प्रकृति की पूजा करते थे। यही नहीं, इनके कला और साहित्य भी इन्हीं बिलीफ से प्रभावित थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने राइटिंग की एक सिस्टम को विकसित किया था जिसे हायरोग्लिफिक कहा जाता है। ये एक चित्र लिपि थी जिसमें शब्दों के बजाय चित्रों का यूज़ किया जाता था। ये प्रणाली धार्मिक और राजनीतिक अभिलेखों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उन्होंने ज्योमेट्री और कैलकुलस की प्रणाली को भी विकसित किया था जो पिरामिडों और दूसरे ह्यूज स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में सहायक थे। इसके साथ ही वे खगोल विज्ञान में भी जीनियस थे। उन्होंने 365 दिनों का एक सटीक कैलेंडर भी बनाया था। मिस्र के लोग चिकित्सा विज्ञान में भी काफ़ी कुशल थे, जिनका उदाहरण उनकी मम्मीकरण की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल में मम्मी से पता चलता है कि उन्हें ह्यूमन बॉडी की कितनी गहरी नॉलेज थी। उन्होंने 365 दिनों का एक कैलेंडर भी बनाया था। मिस्र के लोग चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी कुशल थे, जिसका उदाहरण उनकी मम्मीकरण की प्रक्रिया में भी देखने को मिलता है। एक्चुअल में मम्मी से पता चलता है कि उन्हें ह्यूमन बॉडी की कितनी गहरी नॉलेज थी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान महत्वपूर्ण है, जो पपायरस डॉक्यूमेंट में आज भी सुरक्षित है। इन दस्तावेजों में विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार का उल्लेख किया गया है जो उस समय के लिए हाईली एडवांस थे। उनकी आर्ट और कल्चर बहुत ही समृद्ध थी, मगर सोचने वाली बात है कि ऐसी सभ्यता जिसका एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आर्किटेक्चर बहुत ही उम्दा था, जो लोग धरती पर बैठकर तारों और प्लानिट की स्थिति का गणना किया करते थे, आखिर ये लोग और इनकी सभ्यता अचानक गायब कहाँ हो गई। तो आपको बता दें कि यह सभ्यता दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखने वाले एक शख्स का निशाना बन गई थी, जिसने इसे खत्म कर दिया। असल में 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे सभ्यता का अंत हो गया और फिर इसके बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि इसके बावजूद मिस्र कई सांस्कृतिक धरोहर सदियों तक जीवित रही और आज भी इसे कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में उत्तम माना जाता है। हालांकि इसका अंत हो गया, फिर भी प्राचीन मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।